वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते हैं। दो शातिर स्कैमस्टर्स यानी इंटेलिजेंट चोर जो लोगों को धोखा देकर उनके पैसे हड़पने में पीएचडी कर चुके हैं। ये लोग रोज एक नए आइडिया के मुताबिक अलग अलग तरह की चोरियां करते रहते हैं और हर चोरी की तरह वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि एक बड़ा कांड करेंगे, लाइफ में मस्त सेटल हो जाएंगे। वो बड़ा कांड क्या था दोस्तों? उसे करने के बाद उनकी लाइफ में कैसी प्रॉब्लम्स आई, क्या वो लाइफ में सेटल हो पाए और अंत में वो कौन सा ट्विस्ट है जिसे देखकर व्यूअर्स को लगने वाला है शॉक शॉक। यही सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है आज की डार्क कॉमेडी मूवी में जिसका नाम है मैजेस्टिक मैन। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में दो शातिरों को दिखाते हैं। इसका नाम है रॉय और ये है रॉय का पार्टनर फ्रैंक। इन्हें चोर कह लो, फॉर्जरी एक्सपर्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ये लोग तो इतने शातिर हैं कि ये लोग एक बुक लिख सकते हैं जिसका नाम रखेंगे दूसरों को उल्लू बनाने के 1000 नुस्खे। ओह माय गॉड। रॉय को ओसीडी नाम का एक मेंटल कंडीशन होता है जिसमें गंदगी या बिखरी पड़ी चीजों को देखकर वो जरा नर्वस हो जाता है कि उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। इस बीमारी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए वो रोज एक टैबलेट खाता है। अब वो जाता है फ्रैंक से मिलने। फ्रैंक तो यहाँ फोन पर एक बुजुर्ग औरत को चूना लगा रहा होता है कि दादी, लकी ड्रॉ में आपका एक नया नवेला वाटर हीटर मिला है, वो भी अच्छे दाम पर, तो इसे आप घर में लगा लोगी तो सरकार की तरफ से आपको आधा इनकम टैक्स माफ हो जाएगा। ऐसा सरकार ने अभी अभी घोषित किया है। अब इतने में रॉय फोन लेकर कहता है कि दादी आप बहुत लकी हो, ऐसा ऑफर किसी को नहीं मिलता, जल्दी अपना एड्रेस बताइए, चलिए हम भिजवा देंगे अभी, और पैसे ऑनलाइन की कोई दिक्कत नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर देना। और फिर दादी भी आधे पैसे में इनका भेजा हुआ वो बॉक्स खरीद लेती है, लेकिन अंदर कुछ और ही होता है। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इनका प्लान था तो आप धोखा खा गए सच में। इनका पूरा प्लान तो अब पता चलेगा। इससे पहले कि दादी पुलिस में जाती, ये लोग पुलिस ऑफिसर बनकर दादी के घर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अच्छा, सिर्फ एक फोन कॉल के बल पर आपने उन फ्रॉड्स को पैसे दे दिए, कैसी है आप? ऐसे कौन करता है? अरे आपको पता है आजकल कितने फ्रॉड घूम रहे हैं बाहर? दादी परेशान है कि उसने वाटर हीटर के $200 दे दिए, लेकिन बॉक्स में $50 का एक घटिया स्टोव था। रॉय पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, आपने पेमेंट कैसे दिया था? चेक से, ऑनलाइन या फिर कैसे, या कैश ऑन डिलीवरी? दादी कहती चेक से दिया था। तो मैडम एक काम करिए, हमें एक चीज पर शक है, वो लोग उस चेक के जरिए आपके बैंक अकाउंट से पूरे पैसे लूट सकते हैं क्योंकि वो चोर हैं। और अब अगर आप अपना पैसा बचाना चाहती है तो आप हमें अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स दे दीजिए, एक भी मत छोड़ना, और हाँ एक ब्लैंक चेक भी दे दीजिए क्योंकि इससे आसानी होगी उसको पकड़ने में। फिर देखते हैं कि वो दोनों फ्रॉड्स आपके पैसे कैसे निकाल लेते हैं। ये चोर भी ना। फिर क्या था, इन्हें पुलिस ऑफिसर समझकर दादी का पति बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स लिखने लग जाता है। इनका एक डॉग भी है जो अंदर आने के लिए ग्लास डोर पर पीट रहा होता है। दादी दरवाजा खोलती है तो वो अंदर आता है, लेकिन इनका गार्डन गंदा होता है और अब हमें तो पता है कि गंदगी को देखकर रॉय को दिक्कत होती है, तो ओसीडी प्रॉब्लम की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं, पर वो किसी तरह मैनेज कर लेता है क्योंकि आज उसने टैबलेट खा लिया था, वरना तो बेहोशी हो जाता। अब बैंक डिटेल्स को यूज करके वो दादी के अकाउंट को एकदम साफ, पूरे पैसों को दोनों 50-50 बांट देते हैं। लेकिन रॉय कहता है कि बड़ा कांड मतलब बड़ी मुसीबत, रिस्क तो बहुत है यार। नहीं, मैं इस बार नहीं करूंगा, तुम चाहो तो तुम अकेले कर लो। फिर रॉय डिपार्टमेंटल स्टोर जाकर ढेर सारे सिगरेट पैकेट्स खरीद लेता है। वो कैश काउंटर वाली औरत रॉय को बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन रॉय उससे बात तक नहीं कर पाता। वो घर आता है तो बुलडॉग जैसा एक बड़ा टॉय होता है। रॉय उसका सर निकालता है तो अंदर ओ माय गॉड ढेर सारे पैसे और गन्स वगैरह होते हैं। रॉय उसमें और थोड़े पैसे रख लेता है। अच्छा, ये है इनकी सेविंग्स, नाइस। अब ओसीडी की वजह से रॉय हर चीज को कुछ ज्यादा ही साफ रखता है। फिर टिन फूड खाकर वो टिन को एक जिप लॉक कवर में डालकर फिर उसी कवर को कचड़े में फेंक देता है। स्विमिंग पूल में सिर्फ 2 सूखे पत्ते पड़े होते हैं। ये भी रॉय से बर्दाश्त नहीं होता और वो निकालने लग जाता है। अब जब टैबलेट खाने का टाइम आता है तो वो गलती से बोतल को सिंक में गिरा देता है और सारे टैबलेट्स वेस्ट हो जाते हैं। किसी तरह वो एक टैबलेट को सिंक के अंदर से निकाल लेता है, लेकिन अपने रॉय को तो आपको पता ही है ओसीडी है, यानी गंदी चीज को देखना उसको पाप लगता है। फिर वो अब कैसे खाए इसको? वो पिचका हुआ टैबलेट फेंक देता है और अपने डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन अभी डॉक्टर कॉल नहीं उठाता और बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो मेडिकल वाले भी टैबलेट नहीं देंगे। अब रॉय टैबलेट नहीं लेता तो उसे घर में सब कुछ मैला ही दिखता है और बेचारा ग्लव्स पहनकर पूरा घर साफ करने लग जाता है। यहाँ दिखाते हैं ऑफिस में फ्रैंक जो दिन भर रॉय का इंतजार कर रहा है तंग आकर। अगले दिन फ्रैंक रॉय के घर आता है तो रॉय उसे शूज के साथ अंदर नहीं आने देता। बाहर निकाल शूज। ठीक है निकाल रहा हूँ। अबे अब खोल दे दरवाजा। रॉय दरवाजा खोलता है। ओ, ये फ्रैंक शूज के साथ ही घर के अंदर आ गया और वो भी मुंह में कुछ दबाकर खा रहा है, आधा मुंह में तो आधा नीचे गिर रहा होता है। फिर क्या था, ये सब देखकर रॉय की ओसीडी प्रॉब्लम्स की वजह से वो उस पर चिल्ला पड़ता है कि अबे शूज बाहर निकाल, तुझे कितनी बार बोलूं, और ये नीचे गिरा हुआ सामान इसको भी निकाल, अब भी निकाल। इतने में रॉय टेंशन में सांस नहीं ले पाता क्योंकि सच में उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। फ्रैंक घबराकर उसे कवर देता है जिसे अपनी नाक में रखकर रॉय सांस ले पाता है। वो फ्रैंक को बताता है कि सारे टैबलेट सिंक में गिर गए यार, और वो डॉक्टर पता नहीं कहाँ मर गया। अब फ्रैंक डॉक्टर को कॉल करता है तो रॉय उसे कुछ इशारा करता है।
फ्रैंक कहता है कि बात बता, तू मुझे ये बोलना चाहता है ना कि तुझ जैसा यार मिलने के लिए मैंने बहुत पुण्य किया होंगे। रॉय कहता है कि हाँ, मत मारी गई है मेरी जो ऐसा कहूंगा मैं। फोन पे बात करके उसको अच्छे से समझा दे कि क्या क्या दवाई क्या क्या लेनी है, और ढंग से सुनियो इस बार, ये बोलना चाहता हूँ। और फ्रैंक भी उसको चिढ़ाने के लिए कहता है, ले अब डिक्की में साफ कर देता हूँ। रॉय फिर चिल्लाता है कि अबे जन्म जन्मांतर तक उस फोन को टच नहीं करूंगा गधे। इन दोनों की नोक झोंक दोस्तों आपको पसंद आ रही हो तो लाइक। फिर फ्रैंक रॉय को दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो टेबल पर अपने बिल्कुल पैर पसार कर बैठा होता है, तो उसके शूज बड़े गंदे होते हैं। हे भगवान, ये डॉक्टर तो मुझे टेंशन दिला रहा है। पर डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इस बार तो वो टेबलेट मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें मेरे पास 2-3 सेशंस के लिए और आना पड़ेगा बेटा। फिलहाल मैं दूसरा टेबलेट लिख लेता हूँ। रॉय भी वही टेबलेट यूज करता है, तो हाँ, उसे ज्यादा बढ़िया फील होता है। फिर हफ्ते में वो एक बार इस नए डॉक्टर का सेशन भी अटेंड करता है। डॉक्टर कहता है कि ओसीडी ठीक हो सकता है, पर तभी जब तुम दूसरे लोगों के साथ मिंगल होंगे। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई औरत नहीं है? कभी कोई लड़की नहीं पटाई क्या? तुम कब से सिंगल हो वैसे? अब रॉय कहता है कि 15 साल पहले मुझे एक औरत मिली थी, उससे प्यार हुआ और शादी भी हुई। फिर वो प्रेग्नेंट हुई, पर उसके बाद हमारे बीच झगड़े हो गए और फिर डाइवोर्स, और उसके बाद मैं उससे मिला नहीं। इसी बीच मुझे ये ओसीडी हो गया। डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी वाइफ से बात करो, फैमिली वाले माहौल में रहोगे तो ओसीडी का असर कम हो जाएगा, जाओ। रॉय अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनते ही वो कॉल काट देती है। इतनी गहरी लड़ाई है दोनों में, है? अगले हफ्ते वो डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि सर डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ से बात नहीं कर पाऊंगा, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। आप ये काम करिए ना, आप उसे मेरी प्रॉब्लम के बारे में बता दीजिए। अब पहले तो डॉक्टर इनकार कर देता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मामला है भाई, मैं क्यों उसमें पढ़ूं। पर रॉय विनती करता है कि सर प्लीज। तब वो रॉय की वाइफ को कॉल करता है। कॉल खत्म करके वो रॉय को बताता है कि तुम्हारी वाइफ अब भी तुमसे बहुत नाराज है, लेकिन खुशखबरी यह है कि तुम्हारी बेटी 14 साल की हो चुकी है और वो तुमसे मिलना चाहती है। उसका नाम एंजेला है और उसने तुमसे पार्क में आने को कहा है। रॉय भी उस पार्क के पास जाकर उसका वेट करता है। हर लड़की को देखता है कि ये मेरी बेटी होगी, नहीं नहीं ये नहीं, वो वाली। ऐसे ही करता रहता है क्योंकि उसने तो देखा है नहीं उसे कभी, लेकिन सच में कोई भी लड़की उसकी तरफ देखती नहीं। रॉय वहां से निकलने वाला होता है तो स्केटबोर्ड पर एक लड़की उस जगह के चक्कर लगाती भी किसी को ढूंढ रही होती है। फिर वो वहां से जाने लगती है तो रॉय उसे उसके नाम से पुकारता है। वो रुककर पूछती है, क्या आप ही मेरे पापा हो? रॉय कहता है कि हाँ। वो पूछती है, पापा आप जेल से कब छूटे? रॉय चौंक कर कहता है कि अरे मैं कब जेल गया, मैं कैसे छूटूंगा जब मैं जेल गया ही नहीं। एंजेला कहती है कि पहले तो माँ ने कहा आप चल बसे, मुझे उस समय बहुत दुख हुआ, फिर मैंने जिद की, तब उन्होंने बताया कि आप जेल गए हैं। रॉय भी चिढ़कर कहता है कि अरे तुम्हारी माँ ना एक नंबर की झूठी है, झूठी। फिर वो अपनी बेटी को यानी एंजेला को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ वो जमकर खाती है। फिर पूछती है कि पापा वैसे आप कितने साल से चोरी का काम कर रहे हैं? फिर रेस्टोरेंट में बैठे पुलिस ऑफिसर्स को देखकर रॉय एंजेला को डांटता है कि तू जरूर अपने बाप को जेल भिजवा कर रहेगी बेटी, मैं चोर नहीं हूँ, ये कंपनी का सीईओ हूँ। एंजेला हंसती है कि अच्छा, चोरों के भी सीईओ होते हैं, वेरी गुड। बाप बेटी की बात खत्म होने के बाद रॉय उसे घर ड्रॉप करना चाहता है, तो वो डैशबोर्ड में रखा हुआ रॉय का फेक पुलिस आईडी देख लेती है। रॉय उसे तुरंत खींचकर अपने पास रख लेता है। फिर वो रॉय के हाथ में अपना फोन नंबर लिखकर कहती है कि मेरी फ्रेंड शाम को कॉल करती हैं, उसी टाइम आप भी करना, तभी माँ को शक नहीं होगा। रॉय भी अपनी हथेली को निहारने लगता है। अब फ्रैंक उसको चिढ़ाता है कि वाह वाह, हथेली में छोटा सा धूल पड़ गया तो पूरा दिन साबुन से घिस 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 कर धोते थे, लेकिन आज किसी ने हाथ इंक से इतना गंदा किया है और तू हंस रहा है। बेटा बात क्या इसके पीछे? रॉय कहता है कि अबे ये मेरी बेटी ने लिखा है, पता नहीं क्यों इसे मिटाने का मन नहीं कर रहा, और लगता है उस नए डॉक्टर की दवा बड़ी शानदार है, असर कर गई यार, मैं बहुत खुश हूँ। फ्रैंक कहता है चलो शुक्र है, कम से कम तो खुश तो है। पर रॉय अब उससे पूछता है कि तुझे क्या कुछ हुआ है क्या, इतना डिप्रेस्ड क्यों है? फ्रैंक तो अपने उस बड़े प्लान के लिए डिप्रेस्ड है। वो कहते हैं कि उसके लिए तो यार तूने मना कर दिया, वो प्लान होगा कैसे? तो रॉय कहता है ठीक है बता अपना प्लान, मैं तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों इनका टारगेट है एक बड़ा बिजनेसमैन जो मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी एक्सचेंज जैसे कई लीगल काम करता है। इसी को इन्हें उल्लू बनाना है और इसके पैसे को लूट कर लाइफ में सेटल होना है। फ्रैंक कहता है कि आज रात एक क्लब में ये पार्टी दे रहा है, वहीं से हम अपना काम शुरू करेंगे। और फिर पार्टी से पहले रॉय अपने बैंक लॉकर से कुछ पैसे निकालकर बहुत ही कॉस्टली ड्रेस और शूज खरीदता है और पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी उसकी बेटी एंजेला वहां पर आती है। रॉय कहता है कि बेटी मुझे अभी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है। एंजेला भी कहती है ठीक है पापा, मैं यहीं रुकूंगी, आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। रॉय भी मान जाता है और पार्टी के लिए निकलता है। यहाँ एंजेला चुप नहीं बैठती और पूरे घर को छान मारती है कि पापा करते क्या आखिर। और फिर जिसकी उम्मीद थी वही होता है। वो बुलडॉग टॉय के अंदर रखे हुए ढेर सारे पैसे और गन्स को देखकर एकदम शॉक। यहाँ रॉय क्लब में एक अमीर आदमी की तरह बैठकर सबसे कॉस्टली शराब पीता है। फ्रैंक तो अब जानबूझकर जोर से कहता है कि सर आप जैसे बड़े आदमी को इस छोटे क्लब में नहीं आना चाहिए था, आपके स्टैंडर्ड का लगता नहीं है। रॉय भी कहता है कि क्या करूं, बड़ी बड़ी डीलिंग्स तो ऐसे छोटे छोटे क्लब्स में ही होती है ना, इसीलिए
अब बिजनेसमैन भी इनकी बातें सुन लेता है और रॉय से कुछ डीलिंग करने के लिए उनके पास आता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक लेता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बॉस बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। अब ये सब देखकर उस बिजनेसमैन के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि रॉय सच में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यही इंप्रेशन तो ये लोग जमाना चाहते थे। फिर रॉय घर लौटते वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर से एंजेला के लिए आइसक्रीम खरीदता है। बिलिंग काउंटर पर वही औरत होती है जो रॉय को बहुत पसंद थी। वो बताता है कि ये मेरी बेटी के लिए है। रॉय घर आता है तो एंजेला हाथ पैर फैलाकर आराम से सो रही होती है। अगले दिन रॉय अपनी बेटी के साथ सुबह से लेकर शाम तक बहुत खुशी से बिताता है। फिर रॉय और फ्रैंक उस बिजनेसमैन को अपॉइंटमेंट देते हैं और वो इन्हें मिलने आ जाता है। इस बिजनेसमैन का नाम होता है जैकब। रॉय उसे 5000 पाउंड देकर कहता है कि आप मुझे इसकी कीमत अमेरिकन डॉलर्स में दे दीजिए। जैकब कहता है, आप ठहरे इतने बड़े बिजनेसमैन, खुद ही एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते? रॉय कहता है कि इतना आसान नहीं होता, ये ब्लैक मनी है, इसीलिए इसे बैंक में एक्सचेंज नहीं कर सकता। आप तो ब्लैक मनी एक्सचेंज में शातिर हैं, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। समझ गए? ये तो सिर्फ सैंपल है। अगर हमें आपका काम पसंद आया तो अमाउंट बढ़ता जाएगा। और हाँ, आपको इसका अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। जैकब को और क्या चाहिए था, वो मान लेता है। अब इनका दूसरा प्लान भी सक्सेसफुल रहा। अब रॉय फ्रैंक को एंजेला से मिलवाने के लिए अपने घर लाता है, लेकिन एंजेला नहीं होती। वो परेशान हो जाता है कि ये गई कहाँ। आधी रात को एंजेला घर आती है तो रॉय उस पर चिल्लाता है कि बिना बताए कहाँ चली गई तुम? एंजेला कहती है, फ्रेंड से मिलने गई थी पापा। वो भी उसको डांट देता है कि ये कोई वक्त है फ्रेंड से मिलकर लौटने का, और बिना बताए गई क्यों तुम? हाँ, कुछ एस्पेक्ट से देखें तो बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। गुड, कीप गोइंग। एंजेला गुस्से में बाहर चले जाती है। अब रॉय उसको मनाने जाता है कि सॉरी बेटा, लेकिन मुझे पहले सच बता देती ना कि फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें डांटता क्या? एंजेला कहती है कि सच बताना तो पापा कोई आपसे सीखे है ना। सही कह रही हूँ ना मैं? उस बुलडॉग के अंदर जो नोटों का ढेर और गन्स, ये सारी चीजें क्या है? आपने झूठ बोला कि आप सीईओ हैं। रॉय फिर उसको सब कुछ सच बता देता है कि मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ। मतलब छाप चोर है क्या? मैं चोर नहीं हूँ बेटा, मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ जो अपनी बुद्धि और शातिरी से दूसरों को ठगता है और उनके पैसे उड़ा लेता है। पापा उन्हीं को तो चोर कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वही समझ लो। अब एंजेला जिद पकड़ लेती है कि मुझे भी कॉन आर्टिस्ट बनना है। सुबह सुबह वो रॉय को ब्रश भी नहीं करने देती और पीछे पड़ जाती है कि मुझे भी सिखाओ, कैसे करते हो आप ये सब कुछ। और कोई रास्ता ना पाकर रॉय उसको पढ़ाने लगता है कि हम चोर नहीं है, क्योंकि चोर चुपके से किसी की चीजें या पैसे ले लेते हैं। हम कॉन आर्टिस्ट हैं बेटा, जो अपने विक्टिम को बड़ी सावधानी से चुनते हैं और अपनी बुद्धि और उनकी बेवकूफी का फायदा उठाकर उनके पैसे अपनी जेब में। चलो तुम्हें सैंपल दिखाता हूँ। ये कहकर रॉय उसको एक लॉटरी शॉप में लेकर जाता है। वहाँ हाल ही में जो लॉटरी टिकट जीता था उसका टिकट नंबर लिखा होता है। रॉय उस नंबर को नोट कर लेता है और सिर्फ लास्ट नंबर को चेंज करता है। फिर उसी नंबर का एक नया टिकट खरीदता है जिसका रिजल्ट इस महीने की 22 तारीख को आने वाला है। लॉटरी वाला समझाता है कि सर, ये तो 2 तारीख को खरीदा हुआ टिकट सेल्स है, विनिंग नंबर की सीरीज दोबारा कभी नहीं जीतती। रॉय भी कह देता है, वो सब मैं जानता हूँ, तुम बस मुझे इस नंबर का टिकट दे दो। वो दे देता है। अब रॉय क्या करता है देखिए, वो इस टिकट में एक कॉइन से लास्ट नंबर को जरा मिटा देता है। अब ये 22 तारीख का टिकट नहीं बल्कि 2 तारीख को खरीदा हुआ टिकट लगता है। वो टिकट को जरा मरोड़ता है ताकि टिकट पुराना लगे। फिर रॉय अपनी बेटी को पूरा प्लान समझाता है। एंजेला उस टिकट को लेकर एक लॉन्ड्री में जाती है जहां वो जानबूझकर टिकट गिरा देती है। लॉन्ड्री इंचार्ज कहती है कि बेटी तुम्हारा कुछ गिर गया है। एंजेला उसे उठाकर देखती है और कहती है, ये कोई पुराना लॉटरी टिकट लगता है, ये जीतने वाला थोड़ी है। पर उस औरत से रहा नहीं जाता। वो कहती है, बेटी कम से कम देखे तो सही कि ये नंबर जीता भी है या नहीं। वहाँ एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो वो औरत विनिंग नंबर देखने उसके पास जाती है। अरे ये तो अपना रॉय है। फिर वो उस औरत को न्यूज़पेपर पकड़ा देता है। वो चेक करती है तो पता चलता है कि ये टिकट तो एक नंबर से विनिंग अमाउंट को मिस कर गया। रॉय कहता है कि एक नंबर से मिस हुआ है ना, तो इसका भी कोई प्राइस जरूर लगा होगा, आप टिकट पर लिखे नंबर को कॉल कीजिए। वो औरत भी उसी लॉटरी शॉप को कॉल करती है तो वो बताता है कि इस टिकट ने तो $600 जीते हैं। फिर वो औरत बड़ी खुश होकर एंजेला को बुलाती है कि चलो जाकर पैसे ले आते हैं। लेकिन अगर ये लोग इस टिकट को लेने गए तो पता चल जाएगा कि ये अभी खरीदा गया था, ना कि 2 तारीख को। एंजेला कहती है, सॉरी आंटी, मुझे जल्दी घर जाना है, घर पे मार पड़ेगी, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊंगी आपके साथ। वो औरत कहती है कि अरे अरे अरे, 600 में से $300 तो तुम्हें मिलने ही चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें $300 दे देती हूँ और फिर इस टिकट को लेकर जाकर मैं लॉटरी ऑफिस से $600 ले लूंगी। ये कहकर वो एंजेला को ATM से $300 निकाल कर दे देती है। नाइस ट्रिक। पैसे मिलने से एंजेला बड़ी खुश भी होती है। पर रॉय कहता है कि जाओ जाओ जाओ, उस औरत को पैसे लौटा दो। तुम सीखना चाहती थी तो मैंने सिखा दिया, लेकिन इस काम को हम कौन आर्टिस्ट या जो भी नाम दें, है तो बेटी ये धोखाधड़ी है ना। मैं भले बुरा काम कर लूं लेकिन तुम्हारा बाप हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी गलत रास्ते पर जाए। जाओ पैसे लौटा दो। बच्चों के प्रति रॉय का कैरेक्टर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों। एंजेला भी फिर अपने पापा की बात मान जाती है। अब रॉय और फ्रैंक प्लान करते हैं कि जैकब, जो अब इन पर विश्वास करने लगा है, ये उसे पाउंड्स में एक बहुत बड़ी अमाउंट देंगे और उसे अमेरिकन डॉलर्स में एक्सचेंज करने के लिए कहेंगे। डॉलर्स मिलने के बाद वो जैकब का ध्यान भटकाएंगे और मौका पाकर असली पाउंड्स निकालकर नकली पाउंड्स रख देंगे। इस तरह पाउंड्स भी इनके पास होंगे और जैकब के दिए हुए अमेरिकन डॉलर्स भी।
तो ये लोग अगले हफ्ते इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की सोचते हैं। रॉय अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताने लगता है, पर अचानक फ्रैंक कॉल करके कहता है कि जैकब तू आज ही फौरन जाने वाला है और कई दिन के बाद लौटेगा। उसने अभी हमें एयरपोर्ट बुलाया है और वहीं पर वो मनी एक्सचेंज करना चाहता है। रॉय कहता है कि यार इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब कुछ, ऊपर से मैं तो एंजेला के साथ हूँ। फ्रैंक कहता है देख भाई, अगर जैकब हाथ से निकल गया तो हमारा प्लान एकदम चौपट हो जाएगा। तुम कुछ भी करो और पैसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाओ। रॉय तुरंत एंजेला को लेकर बैंक जाता है और लॉकर से ढेर सारे पाउंड्स निकाल लेता है। एंजेला पूछती पापा आप तो बहुत अमीर हो, अगर आप मर गए तो ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे ना। रॉय कहता है कि बेटा ये क्या मजाक कर रही हो, लेकिन सच तो यही है कि मेरे बाद ये सारा तुम्हारा हो जाएगा और तुम कैसी बातें सोच रही हो, ये सारी चीजें निकाल दो दिमाग से। अब तुम घर जाओ, मुझे एयरपोर्ट जाना है। पर एंजेला कहती नहीं पापा, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ प्लीज। रॉय भी मान जाता है और बाप बेटी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। रॉय एंजेला को समझाता है कि देखो मैं चीखूंगा और तभी तुम्हें उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और अब एयरपोर्ट में इनकी मीटिंग होती है। रॉय जितना अमाउंट पाउंड्स में लाया था उसकी वैल्यू का डॉलर अमाउंट जैकब उन्हें दे देता है। जैकब पेटी चेक करता है तो उसमें असली पाउंड्स होते हैं और जैकब एकदम सेटिस्फाइड होकर पेटी को नीचे रख देता है। अब जैकब को ठगने के लिए रॉय चीख कर एंजेला को सिग्नल करता है। वो बार के एक आदमी से जानबूझकर बहस करके वहां एक सीन क्रिएट करने लग जाती है। जैकब एक पल के लिए मुड़कर उसे देख रहा होता है। ओह, इसी बीच रॉय पेटी एक्सचेंज करके नकली पाउंड्स वाली पेटी जैकब के पास रख देता है। फिर क्या था, जैकब नकली नोट्स लेकर वहां से चला जाता है और असली पाउंड्स, असली डॉलर्स सब रॉय के हाथ में होते हैं। अब रॉय और एंजेला पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में होते हैं तो जैकब गाड़ी पर हमला कर देता है। लगता है उसे पता चल गया है कि इन लोगों ने उसे धोखा दिया है, पर रॉय किसी तरह तेजी से गाड़ी को वहां से निकाल कर लेकर जाता है। उसे परेशानी हो जाती है कि यार अब आगे क्या होगा, हम तो पकड़े गए। फ्रैंक उसे हिम्मत देता है कि देखो जैकब इलीगल बिजनेस चलाता है, वो पुलिस के पास तो जाएगा नहीं, ऊपर से उसके पास हमारी कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं है, तो वो हमें इतना डरने की जरूरत भी नहीं है, वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। बस हमें कुछ दिनों के लिए पब्लिक में जाना बंद करना होगा। रॉय को भी ये तरीका ठीक लगता है। वो सारे पैसे अपने बैंक लॉकर में रखकर एंजेला से कहता है कि देखो कुछ दिनों के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो तुम भी कहीं मत जाना। एंजेला रोने लगती है कि पापा क्या आप फिर मुझसे अब नहीं मिलेंगे। रॉय कहते देखो डरो मत, मैं जल्दी तुमसे फिर मिलूंगा, और हाँ मम्मी को कुछ मत बताना, कुछ भी मत। जाते जाते एंजेला रॉय के लिए गिफ्ट दे जाती है। अब रॉय घर जाता है तो कई दिनों तक बाहर नहीं निकलता क्योंकि जैकब के आदमी पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे होंगे। अब दिक्कत ये होती है कि एक दिन उसका ओसीडी वाला टैबलेट खत्म हो जाता है तो वो नए डॉक्टर को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता। रॉय तुरंत मेडिकल जाकर चिल्लाता है कि मेरे पास इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन तुम मुझे टैबलेट दे दो। मेडिकल वाला भी कहता है कि सर आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये तो सिर्फ विटामिन टैबलेट है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं होती, मैं तो इसे ऐसे ही दे दूंगा। रॉय चौंक जाता है, क्या मैं इतने दिनों से सिर्फ विटामिन की टैबलेट खा रहा था, ओसीडी की दवा नहीं थी ये। वो कंफ्यूज होकर डॉक्टर के पास जाता है और बरस पड़ता है कि आपने मुझे धोखा दिया है। डॉक्टर कहता है शांत हो जा भाई, तुम्हें असली में ओसीडी है ही नहीं, तुम सिर्फ मेडिकल स्ट्रेस की वजह से ये समझ बैठे थे कि तुम्हें ओसीडी है, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहो, फिर देखो तुम्हारा स्ट्रेस एकदम से कम हो जाएगा, वरना जिंदगी भर वो टैबलेट खाते रहते तुम। अब रॉय अपनी बेटी से मिलता है और उसके साथ खुशी के पल बांटने लगता है। एक दिन वो घूम फिर कर घर आते हैं तो लगता है घर में कोई है। रॉय एंजेला को बाहर रोककर अकेला अंदर जाता है। वहां जैकब ने फ्रैंक को बहुत मारा था और गन तान कर बैठा होता है। रॉय पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। जैकब हंसता है कि अच्छा बहुत बड़ी बात है क्या, मैंने एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें तुम्हारी लाडली एयरपोर्ट के गिफ्ट शॉप से कोई गिफ्ट खरीद रही थी, उसी शॉप से मुझे आइटम का बिलिंग एड्रेस मिल गया था। दैट्स सिंपल। अब सुनो, मुझे अपने पैसे चाहिए, वो मुझे दे दो, मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। रॉय एंजेला से कहता है कि बुलडॉग टॉय के अंदर से सारे पैसे ले आओ। एंजेला भी वहां जाती है लेकिन पैसे नहीं बल्कि गन उठा लाती है। वो जैकब को शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। रॉय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि बेटी नहीं, इतने में एंजेला जैकब के पेट में शूट कर देती है। अब रॉय जल्दी से एंजेला को बाहर ले जाकर फ्रैंक से ये कहता है कि तुम इसे इसकी माँ के पास पहुंचा दो, जैकब की बॉडी को मैं डिस्पोज कर दूंगा। रॉय अंदर जाता है तो जैकब वहां नहीं होता। अचानक वो पीछे से रॉय पर हमला करता है तो रॉय बेहोश, होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारे घर में जैकब मरा पड़ा था, क्या तुमने उसे शूट किया? रॉय कहता है कि हाँ। अच्छा तुम हाँ कह रहे हो, लेकिन उस गन पर फिंगरप्रिंट्स बहुत छोटे थे, किसी बच्चे के या बच्ची के होंगे, क्या तुम्हारा कोई बेटा है बेटी है? रॉय कहता है नहीं, मेरा कोई बेटी बेटा नहीं है, मैंने ही जैकब को मारा है। इतने में रॉय का नया डॉक्टर वहां पर आ जाता है। रॉय उससे कुछ पर्सनल बात करना चाहता है तो पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं। रॉय डॉक्टर से विनती करता है मैं आपको अपने बैंक लॉकर का पासवर्ड दे दूंगा, आप सारे पैसे निकाल कर एंजेला को दे दीजिए, वो खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो कत्ल के केस में फंसे। ठीक है, ये कहकर डॉक्टर पासवर्ड वगैरह लेकर चले जाता है। अब रॉय चैन से सोने लगता है। अचानक उसे बहुत पसीना आता है। वो डॉक्टर करके चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं आता। रॉय धीरे से उठकर बाहर जाता है तो पता चलता है ये हॉस्पिटल नहीं एक सेटिंग है। रॉय फिर डॉक्टर के घर आता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। वो समझ जाता है कि डॉक्टर उसके सारे पैसे लूट कर ये जगह खाली कर चुका है। फिर वो घर जाकर बुलडॉग टॉय को चेक करता है तो वो भी एकदम खाली। अब वो घबरा जाता है कि न जाने मैंने एंजेला के साथ क्या किया।
वो तुरंत अपनी वाइफ के घर जाता है। वो 15 साल के बाद अपनी वाइफ से मिल रहा होता है। रॉय टेंशन में पूछता है कि अंजला कहाँ है? मैंने उसे अपने फ्रेंड के साथ यहाँ भेजा था, वो कहाँ है? वो सही सलामत पहुंच तो गई ना? उसकी वाइफ पूछती है कौन सी अंजला? रॉय कहता है अंजला हमारी बेटी, और कौन? अरे तुम पागल हो गए हो क्या रॉय? हमारी कोई बेटी नहीं है। देखो तुम मजाक मत करो, हमारी बेटी का नाम एंजेला नहीं है क्या? जब हम अलग हुए थे तो तुम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी ना? मुझे पता चला कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया, उसकी उम्र 14 साल की है। वही तो एंजेला। वाइफ कहती है अरे होश में आ जाओ, मेरा अबॉर्शन हो गया था, हमारी कोई औलाद नहीं है। इतना सुनकर रॉय एकदम टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। दरअसल वो नया डॉक्टर, एंजेला, बिजनेसमैन जैकब, इन सबको फ्रैंक ने अरेंज किया था। ये था उसका मास्टर प्लान। वो जानता था कि रॉय के पास बहुत सारा पैसा है। उन पैसों को पाने के लिए फ्रैंक ने इतना बड़ा ड्रामा रचा और अब रॉय के सारे पैसे लेकर वो गायब हो गया। दोस्त ने धोखा दे दिया। रॉय बहुत दुखी होता है। वैसे इस ट्विस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? सोचा था आपने ऐसा कुछ होगा? 1 साल के बाद दिखाते हैं कि रॉय अब चोरी नहीं करता बल्कि एक बड़े स्टोर में काम करता है। पैसे कम मिलते हैं लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ अब खुश है। एक दिन एक कस्टमर आता है और कारपेट मांगता है। रॉय पूछता है किस तरह का कारपेट चाहिए आपको? कस्टमर कहता है कि मुझे कारपेट्स की उतनी पहचान तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी गर्लफ्रेंड आपको बताएगी उसको। उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं एंजेला है। रॉय एकदम शॉक हो जाता है। रॉय को देखकर वो भी नर्वस हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को किसी बहाने बाहर भेजकर रॉय से माफी मांगती है कि देखिए मैंने आपको जानबूझकर धोखा नहीं दिया, प्लीज इस बारे में मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ मत बताइए। रॉय कहता है तुम्हें एक बात बताऊं, तुम भले मुझे अपने पापा नहीं मानती, पर जब से मैंने तुम्हें देखा था मैं तुम्हें अपनी बेटी मान चुका था। मैं अभी भी वैसा ही सोचता हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा लड़का मालूम होता है, हमेशा उसके साथ खुश रहना, ठीक है? ये सुनकर एंजेला बड़ी खुश होती है कि रॉय अब पहला जैसा नहीं रहा और वो एंजेला से बदला नहीं लेगा। वो खुश होकर वहां से निकलती है। अब रॉय घर आता है अपनी वाइफ के पास। दरअसल रॉय ने उसी डिपार्टमेंटल स्टोर की बिलिंग काउंटर वाली से शादी कर ली थी और अब वो प्रेग्नेंट है। रॉय सच में बाप बनने वाला है और अपनी वाइफ के साथ वो अब सुखी जिंदगी जिएगा। खत्म? अरे इतनी जल्दी? और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो देखिए मूवी थोड़ा मतलब अच्छी थी। वैसे आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा लाइक करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।